जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या रियल नंबर यानी भारतीय गुणन का। कल मैंने इंट्रोडक्शन क्लास कराया था, फर्स्ट क्लास था, आज दूसरा क्लास था। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय गुणन का 10th का रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, हम लोग ने ये स्टार्ट किया था वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो हम लोग पढ़े हुए थे कहाँ तक? पूर्णांक तक की बात करें तो पूर्णांक तक हम लोग पढ़ चुके थे, यानी धात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक पूर्णांक भी कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। इसके बाद है आपका पूर्ण सम संख्या। पूर्ण सम पूर्ण सम संख्या। पूर्ण सम संख्या की बात करें तो यानी कि होल नंबर। पूर्ण सम संख्या मेरा दो प्रकार का होता है, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। कितने प्रकार का होता है पूर्ण सम संख्या? दो प्रकार का होता है। पूर्ण सम संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है शून्य पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक। पूर्ण सम संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है शून्य पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक। पूर्ण सम संख्या की जैसे की बात करें तो पूर्ण सम संख्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। जो पूर्ण सम संख्या के एग्जाम्पल की बात करें तो पूर्ण सम संख्या मेरा एग्जाम्पल की बात करें तो पूर्ण सम संख्या मेरा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 जितने तक चल जाए उतने तक हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि सम संख्या। सम संख्या तो हम सब किसी को पता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या की बात करें तो सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या हम ये तो सीधा सा इजी सवाल है, ये क्वेश्चन है कि सम संख्या किसे? सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से विभाजित हो। वह संख्या जो दो से विभाजित हो किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या के एग्जाम्पल की बात करें तो सम संख्या का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर इसकी एग्जाम्पल की वजह से की बात करें तो जैसे मेरा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ये प्लस में हो या माइनस में, कुछ में भी ये हो सकता है। आगे आते हैं। आगे की बात करें तो इवन नंबर। इवन नंबर हो गया मेरा। अब है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो दो से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से
बहुत सारे होते हैं जो 2 से विभाज्य ना हो उसे कहते हैं विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरा अभाज्य संख्या या रूट संख्या। आगे की बात करें तो आगे मेरा है अभाज्य संख्या या रूट संख्या। यानी कि प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से कटे या अपने आप से कटे उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। रूट संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से कटे या अपने आप से कटे। मैं इस बातों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें रूट संख्या और अभाज्य संख्या में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो रूट अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कटे या अपने आप से कटे। जो 1 से कटे, सॉरी, तो 2 से, जो 1 से कटे या अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। जब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? मान लीजिए इसका एग्जाम्पल अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, तो 2 क्या है? 2 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, और किसी संख्या से तो कटेगा नहीं। इसमें बात करें तो अगर 1 से, अब मेरा 1 से कट रहा है और ये अपने आप से कट रहा है। अगर एक और एग्जाम्पल लेके इसके बात करूँ तो अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 क्या है? ये 1 से कट रहा है या खुद से कट रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या या रूट संख्या हम क्या समझे कि वह संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, इसको हटा देते हैं। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। अगर इसके एग्जाम्पल, इसके यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या की जो 1 से कटे या ये अपने आप से कटे या दूसरे संख्या से कटे। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से कटे, अपने आप से भी कटे और दूसरे संख्या से भी कटे, तो उसे क्या कहा जाता है? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहा जाता है, यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एक इसका परिभाषा क्या हुआ? ये जो 1 से कटे, अपने आप से कटे या दूसरे संख्या से भी कटे तो इसे हम कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे और दूसरे संख्या से भी कटे। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से कटे या अपने आप से कटे या दूसरे संख्या से भी कटे तो उसे हम यौगिक संख्या या
भाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, मान लो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अगर 4, तो ठीक है, 4 मेरा कितना से कट रहा है, 1 से तो कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 से 2 बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4, और 4 से भी कट रहा है, ठीक है। और इसके साथ अगर इसका एक और लेते हैं, 6 लेते हैं, तो 6 क्या हो रहा है, 6 तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, और 6 अपने आप से भी कट रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वह संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, या दूसरे संख्या से भी कटे, तो उसे हम यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं। आगे 1-2 पॉइंट जो नोट डाउन करने वाला है या स्टार लगा के कर ले, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसको स्टार लगा ले या नोट डाउन कर ले कॉपी में कि एक न तो अभाज्य संख्या है, एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है, ठीक है। और न ही यौगिक संख्या, एक न तो अभाज्य संख्या और न ही यौगिक संख्या। ये आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं, और पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही यौगिक संख्या। एक है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं, पूछेंगे भी। एक न तो अभाज्य संख्या और न ही यौगिक संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, मेरा 2 है। और एक और लिख ले, यह अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य होती है। असहभाज्य होती है। अगर असहभाज्य की संख्या की बात करें, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं को प्राइम नंबर पर, तो इसका एग्जाम्पल मेरा क्या हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, 4 9 हो सकता है, क्योंकि असहभाज्य संख्या है। अगर इसको एक और नोट डाउन कर ले। आगे बात करें तो आगे है मेरा प्रमेयिका। प्रमेयिका प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका हमारा एक प्रकार का कथन है जिसका उपयोग कर हम दूसरे कथन को सिद्ध करने में किया जाता है।
प्रमेयिका मतलब कि प्रमेयिका क्या है, एक प्रकार का मेरा क्या है कथन है जो दूसरे कथनों के सिद्ध करने के लिए प्रयोग करने में किया जाता है। प्रमेयिका क्या है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रमेयिका यह एक प्रकार का कथन है जो दूसरे कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एक प्रकार का कथन है जो दूसरे कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। अगर इसके बाद की बात करें तो इसके बाद मेरा आता है यूक्लिड विभाजन नियम। आता है यूक्लिड विभाजन नियम। अगर यूक्लिड विभाजन नियम बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए और बी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें तो ए और बी कोई एक धनात्मक पूर्णांक है दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मेरा परिभाषा मेरा जो बोलता है कि ए और बी दो धनात्मक क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक दिए रहने पर अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या Q और R को विद्यमान है। इसका अगर थ्योरी लिख देता है उसके बाद इसको सही ढंग से समझाया जाएगा कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पे धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पे अद्वितीय और ऋणात्मक, जो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पे अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान है। और ऋणात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान है। अगर इसकी बात करें तो इसका कहने का मतलब है कि अगर A बराबर BQ प्लस R, ये आपको याद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो A बराबर BQ प्लस R ये मेरा फॉर्मूला है जिसके मदद से हम इस चैप्टर को बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन के नियम निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, मौसा यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मौसा निकालना जानेंगे कि इसके कहने का मतलब है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान है, यानी कि ए बराबर जो है BQ प्लस R है। ठीक है, और इसके आगे बात करें तो आगे क्या है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसको। जैसे कि बी को अगर भाग दे रहे हैं आप ए से और आपका शेषफल आ रहा है और क्यू मेरा, यानी कि ये मेरा क्या हो गया भाजक, ये मेरा हो गया शेष, ये मेरा हो गया भाज्य, ये मेरा हो गया भागफल। यानी कि बी मेरा जो हो गया वो हो गया मेरा भाजक, ये मेरा हो गया क्या हो गया भाजक,
सॉरी भाज्य, और क्यू मेरा जो हो गया वो में हो गया भागफल, और आर जो हो गया मेरा हो गया शेष। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन देते हैं यानी कि 2 से अगर 11 को भाग देते हो आप तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि 1 शेष बचा, भाजक मेरा कितना आया 2, भाज्य कितना आया मेरा, कितना था 11, भागफल कितना था 5, और शेषफल कितना था 1। ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन नियम मेरा प्रमेय का यही कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 2 से भाई या किसी से भाग दे। आगे चल के धीरे धीरे इस चीज़ों को बेहतर ढंग से समझेंगे, बस 1 से 2 स्टेप के बाद इसको, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कब तक करेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कब तक करेंगे। आपसे कोई पूछ देता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कब तक किया जाता है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग तो मैं बता दूं कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग तब तक किया जाता है जब तक वो 0 ना हो और जो भाजक होगा वो HCF होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे या कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कब तक करेंगे और उसमें का HCF क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक शून्य ना हो, और जो शून्य होने के बाद जो भाजक होगा वो मेरा क्या होगा, HCF होगा। यानी कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक शून्य न हो जाए। ठीक है, और भाजक जो होगा वह HCF होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरह से यूक्लिड विभाजन का HCF निकाला जाता है, उसमें क्या मेथड है, क्या लगता है क्या नहीं लगता है, इसको बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। चलिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है यूक्लिड विभाजन के विधि के द्वारा आप 252 और 1540 का HCF निकाले। आपसे कोई पूछ दे कि आपको HCF तो निकालना है 252 और 1540 का, लेकिन यूक्लिड विभाजन नियम के द्वारा निकालना है, तो तब क्या करेंगे। तब इसके करने का एक मेथड है कि क्या करेंगे कि 1540 और 252 है, तो 1540 किससे बड़ा है, 252 से। 1540 252 से बड़ा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बराबर हो गया आपका 1540, बी बराबर हो गया आपका 252। ठीक है,
यूक्लिड विभाजन बनाया जाता है कि ए बराबर हो गया आपका 1540, बी बराबर हो गया आपका 252। यहाँ पर लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको यार 252 से को 1540 में भाग देना होगा। 252 को कितने में भाग देना होगा, पहले 1540 में। 1540 में भाग दोगे तो कितना, अगर 6 बार में लगाते हो तो ये आता है 6 दूनी 12, 6 पंच 30, 31 और 6 दूनी 12 3 15, यानी कि 1512। 1512 में से 1540 में से अगर 1512 को घटाते हो तो 28 आएगा। इतना आ गया तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 1540 बराबर 252 इंटू 6 + 28, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 28 को भाग देने का पड़ेगा आपको 252 में। यहाँ पर लिखे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा 1540 को अगर 252 से भाग देते हैं तो आपको कितना आएगा, अगर 6 बार में जाएगा तो 1512 आएगा। 1512 इंटू में 1512 आ गया और जो मेरा शेष बचा वो 28 आ गया, ठीक है। अगर इसको लगाते हैं 28 को 252 को तो 8 बार में लगाओगे तो 8 बार में आएगा 8 64, 4 8 दूनी 16 4 20, सॉरी 8 दूनी 16 6 22, ठीक है। अगर इसमें से माइनस करते हो तो आपका आएगा कि 8 2 28 आ गया। तो 28 आ गया तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 252 बराबर कितना 28 इन 28 गुने 8 + 28, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 28 को भाग देना पड़ेगा 28 से। अगर 28 को 28 से भाग देते हो तो कितना आएगा, एक मरतबा में जाता है तो कैंसिल हो जाता है, यानी कि शेषफल आपका 0 आ गया। यानी कि 28 को भाग देते हो 28 से तो 28 × 1 + 0। यूक्लिड विभाजन में हम थोड़ी देर क्या बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक शून्य ना हो जाए, और शून्य होने के बाद भाजक जो होगा वो मेरा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 252 और 1540 का इस यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF निकाला। जब HCF निकाला तो 1540 और 252, 1540 बड़ा है 252 से, ए बराबर मेरा 1540 आ गया, बी बराबर मेरा 252 आ गया। तो ए बराबर BQ + R, ये हम बताए थे कि ये बड़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है कि ए बराबर BQ + R। R यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 1540 है, 1540 को 252 यानी कि 252 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाता है तो 1512 आएगा। और 1512 को 1540 से 12 को माइनस करेंगे तो 28 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखे, 1540 बराबर 252 × 6 यानी कि 252 गुने 6 + 28, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 28 मेरा शेषफल बचा। 28 जो मेरा शेषफल बचा, अगर इससे जो भाग दिए थे उसको क्या करेंगे, इसमें बी के बाद बी में लाएंगे। ये क्या, ए मेरा क्या हो गया, ए बराबर BQ + ए हो गया, ये बी हो गया, ई मेरा आर हो गया और ये मेरा क्यू हो गया, ठीक है। तो जो बी वाला होगा वो मेरा आ जाएगा यहाँ पर ए के जगह पर, ए के पास आ गया, और जो मेरा आर होगा वो आ जाएगा मेरा यहाँ पे बी के पास। तो 28 से भाग दिया तो 8 मर्टन हो गया, 8 बार में आ गया तो 224। अगर 252 में से 224 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 28 आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, 252 बराबर 28 गुने 8 + 28, ठीक है। तो 28, उसके बाद क्या बचा, मेरा शेषफल बच गया मेरा कितना, 28। अब 28 को भाग देंगे बी वाले में, ठीक है। तो बी वाले में भाग देंगे, यानी कि 28 से भाजक में भाग देते हैं तो 28 से एक मतलब में कट जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल मेरा कितना आ गया, 0। तो वही लिखे हैं कि 28 बराबर 28 गुने 1 + 0, यानी कि आपका HCF कितना है, भाजक मेरा 28 है तो HCF मेरा कितना होगा, 28, ठीक है। समझ में आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा आप इस तरह से HCF निकाल सकते हैं। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म हुआ, कल से हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो ये आज तक इतना इंट्रोडक्शन क्लास था, जो हमारा रियल नंबर में यानी कि वास्तविक संख्या में है, जितना पूछा जाता है, चाहे क्या क्या काम करना है क्या नहीं करना है, उस प्रश्नमाला आपका एक में क्या चीज़ लगेगा क्या चीज़, सारा हमने बता दिया है कल के क्लास में भी और आज के क्लास में भी। तो
इंट्रोडक्शन कंप्लीट। कल से हम लोग चैप्टर पर चलेंगे, कल से हम लोग प्रश्नावली 1 के ए पर चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।